नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो बंगाल पे आक्रमण करता है वह आक्रमण किस प्रकार से उसको प्रभावित करता है। इसके साथ हम यह भी देखेंगे कि नगरकोट का जो आक्रमण हुआ वह आक्रमण किस प्रकार था और इस आक्रमण में एक प्रमुख तथ्य है, जो ज्वाला देवी मंदिर है उस मंदिर को मोहम्मद बिन तुगलक नष्ट नहीं करता है, वह भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा सुल्तान है जो हिंदू त्योहारों को भी मनाता है, खास करके होली के त्योहार को। तो यह भी पूछा जाता है कई बार कि वह कौन सा तुगलक वंश का राजा था जिसने होली के त्योहार को मनाया था, वह भी हमें समझना होगा। तो इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे तथ्य आपको मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिल सकेगा। इससे पहले हमने पूरा प्राचीन भारत कर रखा है और प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जितने भी विचार हैं, उन सबको हमने बहुत डिटेल से कवर किया है। आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी जहां से आप प्राचीन भारत के इतिहास को पूरा डिटेल के साथ देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी हम लगभग 100 से ज्यादा वीडियो कर चुके हैं। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को भी हम बहुत डिटेल से कवर कर रहे हैं। तुगलक वंश को हम बहुत डिटेल से कवर कर रहे हैं। इससे पहले के जितने वंश हैं उनको भी हमने काफी डिटेल से कवर किया है। तो आपको चैनल पे वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप एक एक वीडियो को देखकर पूरे भारतीय इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। और परीक्षा में चाहे जितना कठिन प्रश्न पूछा जाए, इस बात की पूरी संभावना है लगभग 90% से ज्यादा क्वेश्चंस आप बहुत आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने विचारधारा वाले पक्ष को बहुत डिटेल से कवर किया है, तो वहां से भी आप जो मेंस में आने वाले क्वेश्चंस है, स्पेशली जो विचारधारा से संबंधित है, उनको भी बहुत आसानी के साथ कवर कर सकते हैं। अब हम समझेंगे जो तुगलक वंश का शासन है और जो बंगाल है वह किस प्रकार से कनेक्टेड था, कैसे वहां पर व्यवस्थाएं चेंज हो रही थी और कैसे मोहम्मद बिन तुगलक उस क्षेत्र पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में लेना चाहता है। जब हम मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल देखते हैं तो इसके शासनकाल में बंगाल में बहुत सारे परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों में हम देखते हैं कुछ परिवर्तन सकारात्मक और कुछ परिवर्तन नकारात्मक है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट हमको बंगाल के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। बंगाल की राजनीतिक व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में और जो सामाजिक व्यवस्था है, इन सब में बहुत सारे परिवर्तन आए। उन सारे परिवर्तनों को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि जो बंगाल का क्षेत्र है वह किस प्रकार से स्वतंत्र होना चाह रहा था, यानी कि उसका जो संग्राम है, उसका जो संघर्ष है, वह किस प्रकार से प्रारंभ होता है। तो हम देखते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल होता है उस समय जो बंगाल का क्षेत्र है वहां पर स्वतंत्रता की भावना बढ़ने लगती है। लोग स्वतंत्र होना चाह रहे थे, इससे दिल्ली सल्तनत से या फिर वहां के सुल्तानों से, क्योंकि जो शासन व्यवस्था है तुगलक की वह बहुत कठोर शासन व्यवस्था है। करों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। यह भी हमने देखा था कि गंगा यमुना दोआब में भी इसने करों को बढ़ाया था, जिसके कारण बहुत सारे विद्रोह हुए थे। तो बंगाल के क्षेत्र में भी करों का बोझ था, इसलिए बंगाल में विद्रोह प्रारंभ हो गए। एक नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह। यह जो व्यक्ति है यह 1338 में बंगाल में विद्रोह करता है, यानी कि जो बंगाल में विद्रोह हुआ उसका यह नेतृत्व करता है। तो यह नाम भी पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ बंगाल के क्षेत्र में विद्रोह किसने किया था। वह नाम है फिरोज शाह। यह कब? 1338 में। इस विद्रोह को दबाने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक है यह आक्रमण करता है। कब करता है? 1339 में। लेकिन यह आक्रमण सफल नहीं हो पाता है और जो फिरोज शाह है वह इस युद्ध को जीत जाता है। समस्या क्या थी मोहम्मद बिन तुगलक के सामने? क्योंकि एक तो खराब मौसम था, दूसरा जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वह इसको बहुत नुकसान पहुंचाती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली चीज है वह यह है जो बंगाल के लोकल लोग हैं वह मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध करते हैं। तो एक तो इनको लीडर मिल गया फिरोज शाह के नाम से जो लीड कर रहा था, और जो स्थानीय लोग हैं वह भी अब तुगलक वंश के खिलाफ हो चुके हैं। उनके सहयोग से यह बंगाल पर आक्रमण करने के बाद विफल हो जाता है। इसकी जो आर्थिक नीति है, इसकी जो करों को बढ़ाने की नीति है, वह यह बंगाल पे भी लागू करता है, जिससे पूरे बंगाल के क्षेत्र में आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। क्योंकि दोआब में इसने करों की वृद्धि की थी, तो उस वृद्धि का सामना बंगाल के किसानों को भी करना पड़ता है। बंगाल के किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वह काफी खराब हो जाती है। इसके साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक बंगाल के क्षेत्र में अपनी धार्मिक नीतियों को भी प्रसारित करता है। यह बंगाल में धार्मिक सहिष्णुता की नीति चलाता है, जिसके तहत सभी धर्मों को यह स्वतंत्रता देता है, उनकी मान्यताओं को यह मानता है। लेकिन तुगलक की जो साम्राज्यवादी नीति है वह इस साम्राज्य को अपने क्षेत्र में शामिल करना चाह रहा था। इस बात का विरोध बंगाल के लोग करते हैं
और उनको फिरोज शाह नामक लीडर भी मिलता है। धीरे धीरे जो बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था है वह मोहम्मद बिन तुगलक के हाथों से निकल जाती है और जो मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक अधिकारी हैं वह व्यवस्था को ठीक से नहीं चला पाते और जो स्थानीय शासक हैं और जो नागरिक हैं वह सब मिलकर विरोध करने लगते हैं। इनका एक ग्रुप बन जाता है और तुगलक वंश से यह अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर देते हैं। एक नाम हमको मिलेगा मकी हाजी इलियास शमसुद्दीन। यह बंगाल का एक व्यक्ति है और मोहम्मद बिन तुगलक से इसके संबंध है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जो बंगाल के क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों को लागू करवाने में और उसकी विचारधारा को फैलाने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह है कौन? यह एक धार्मिक और राजनीतिक लीडर है। लीड करता है मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों को बंगाल के क्षेत्र में। यह करता क्या है? जब बंगाल में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था उस समय यह बंगाल के क्षेत्र में जो धार्मिक गतिविधियां हैं, जो सामाजिक सुधार की व्यवस्थाएं हैं, इसके अलावा जो इस्लामी शिक्षा है, धार्मिक विचारों को बढ़ावा देना, यह सारे काम यह व्यक्ति कर रहा था। एक तरह से आप कह सकते हैं एक सोशल इन्फ्लुएंसर है। इसका मोहम्मद बिन तुगलक का जो उसकी नीतियों को बंगाल के क्षेत्र में फैलाने का प्रयास कर रहा है। यह करता क्या है? यह बंगाल में जो धार्मिक आस्थाएं हैं, जो सांप्रदायिक गतिविधियां हैं, उनको बढ़ावा देता है। इसके हिसाब से मोहम्मद बिन तुगलक के हिसाब से यह व्यक्ति क्या कर रहा था? बंगाल के क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियां हैं, धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति है, उसको बढ़ावा दे रहा था। एक तरह से यह एस्टेब्लिश करना चाह रहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छा राजा है, क्योंकि बंगाल में सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि जो स्थानीय लोग हैं वह बहुत तगड़ा विद्रोह करेंगे और मोहम्मद बिन तुगलक का जो बंगाल में फेलियर था उसका रीजन भी सबसे बड़ा यही होगा कि स्थानीय लोग बहुत शक्ति के साथ विरोध करेंगे। स्थानीय लोगों में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए यह व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? इलियास शमसुद्दीन, जो मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों को बंगाल के क्षेत्र में फैला रहा था। तो एक तरह से यह मध्यस्थ की भूमिका में था, जो बंगाल में मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों, बंगाल के जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच एक रिलेशन स्टैब्लिश करना चाह रहा था। लेकिन बंगाल में विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक बंगाल में आक्रमण करता है। तो जब यह आक्रमण हुआ था उस समय भी जो यह शमसुद्दीन है यह स्थानीय लोगों को मिलाकर तुगलक की तरफ करना चाह रहा था। यानी कि यह जो स्थानीय लोग विद्रोह कर रहे थे उस विद्रोह को दबाने में यह इलियास शमसुद्दीन एक प्रमुख भूमिका निभा रहा था और बंगाल में समर्थन जुटा रहा था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक के जितने धार्मिक सुधार हैं, सांप्रदायिक नीतियां हैं, उनको यह बंगाल के क्षेत्र में संभाल रहा था और कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से बंगाल मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकार में बना रहे। इसने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे सामाजिक सुधार किए और बंगाल का जो क्षेत्र है वहां पर इस्लामी संस्कृति को काफी बढ़ावा दिया। लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक बंगाल के क्षेत्र में हार जाते हैं। अगला एक प्रमुख घटनाक्रम है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक आक्रमण किया था। आक्रमण कहाँ था? हिमाचल के क्षेत्र में नगरकोट पर। और नगरकोट पर जब आक्रमण हुआ तो एक प्रमुख घटना हमको मिलती है। वहां पर एक मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर। उस मंदिर को नष्ट नहीं किया गया था। हमें कारण समझना होगा क्यों उस मंदिर को नष्ट नहीं किया गया था। इस बात को लेकर जो इतिहासकार हैं वह अलग अलग विचार रखते हैं। मंदिर को ना नष्ट करने के पीछे या मंदिर को नुकसान ना पहुंचाने के पीछे कई कारण दिए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको यह समझना होगा नगरकोट पर आक्रमण क्यों किया गया। नगरकोट जो चंबा जिला है वहां पर स्थित है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में यह स्थित है। यह एक प्रमुख राजनीतिक किला था और इस किले पर मुख्यतः प्रभाव किसका था? राजपूतों का। तो राजपूत शक्ति को कम करने के लिए या राजपूतों को अपने अधीन दिखाने के लिए इस नगर पर आक्रमण किया गया, इसको जीता गया और राजपूत शक्ति को कमजोर दिखाने का प्रयास किया गया। लेकिन यहीं पर हमें ज्वालामुखी मंदिर भी मिलता है। यह मंदिर देवी ज्वालामुखी का मंदिर था। जो आक्रमण हुआ उसके बाद यह आशंका थी कि इस मंदिर को नष्ट किया जाएगा, लेकिन क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनकी बहुत मान्यता थी और बंगाल में यह जिस तरह से हार चुका था क्योंकि स्थानीय लोगों ने बहुत तगड़ा विद्रोह किया था, इस बार यह अपनी नीति को बदलता है। यह मंदिर को नहीं नष्ट करता है, जिससे जो स्थानीय लोग हैं उनका समर्थन इसके प्रति बना रहे, स्थानीय लोगों से विरोध ना हो। इस कारण से भी यह मंदिर को नहीं तोड़ता है। हमको एक पक्ष और मिलता है। बहुत सारे इतिहासकार यह मानते हैं कि जो इसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यह जैन धर्म के प्रति भी, अन्य जो धर्म है उनके प्रति भी काफी सहिष्णु था, उनको भी यह संरक्षण दे रहा था। उसका प्रभाव हम यह भी देखते हैं कि उलेमा
बहुत तेजी से इसका विरोध करते हैं। लेकिन इन सब के बीच हमको यह समझना होगा कि यह अन्य धर्मों को भी संरक्षण दे रहा था। तो एक विचारधारा यह कहती है कि क्योंकि यह अन्य धर्मों को भी समर्थन दे रहा था, तो शायद अपनी इस विचारधारा के कारण ही इसने इस मंदिर को नष्ट नहीं किया था। लेकिन बहुत सारे लोग यह भी मानते हैं जो स्थानीय विद्रोह है वह ना हो, उसके लिए इसने इस मंदिर को नष्ट नहीं किया था। बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं स्थानीय विद्रोह के डर से, या कुछ लोग कहते हैं अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण। जो भी कारण हो, पर इस मंदिर को नष्ट नहीं किया गया। कुछ लोग यह मानते हैं कि जो तुगलक का आक्रमण था नगरकोट का, उसका उद्देश्य यह नहीं था कि वह नगर को नष्ट करे। उसका उद्देश्य यह था जो स्थानीय शासक है उसको अपने सामने झुकाए। यानी कि क्योंकि नगरकोट राजपूतों के नियंत्रण में था, तो राजपूतों पर अपनी शक्ति को दिखाने के लिए या राजपूतों को अपने अधीन दिखाने के लिए, राजपूतों को अपने से कमजोर दिखाने के लिए यह नगरकोट पर आक्रमण करता है और उस नगर को यह जीतता है। कुल मिलाकर या तो स्थानीय लोगों के डर से या फिर अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति से, दोनों में से किसी एक कारण से इसने मंदिर को नष्ट नहीं किया। लेकिन एक पक्ष हमको इसका और देखना होगा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वह कौन सा व्यक्ति है जो हिंदू त्योहारों में भाग लेता है, यानी कि सुल्तान। वह कौन सा सुल्तान है जो हिंदू त्योहारों में भाग लेता है, खास करके होली के त्योहार में। यह व्यक्ति हमको मिलेगा मोहम्मद बिन तुगलक। यह हिंदू धर्म का जो प्रमुख त्योहार है होली का त्योहार, उसको मनाता है और न केवल मनाता है व्यक्तिगत रूप से, बल्कि इसको प्रशासनिक रूप से भी घोषित करता है। मतलब प्रशासनिक स्तर पर भी इसको मनाया जाता है। यह इसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का एक प्रतीक हमको दिखता है। एक एंगल हमको यह भी देखना होगा, जो इसने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट नहीं किया, उसके पीछे शायद यह भी कारण था कि इसमें धार्मिक सहिष्णुता कुछ न कुछ बची हुई थी, या धार्मिक सहिष्णुता इसमें कुछ न कुछ हमें मिलती है। क्योंकि जैनों के खिलाफ भी हमने देखा था कि इसकी यही नीति चल रही थी। बहुत सारे जैन धर्मगुरुओं को इसने अपने यहाँ संरक्षण दे रखा था और वह इसके साथ जुड़े हुए थे। तो इसी तरह से जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके प्रति भी यह कुछ न कुछ भावना रखता था, यानी उनके प्रति भी कुछ न कुछ संवेदना यह रखता था। तो उस कारण से भी शायद इस मंदिर को इसने नष्ट नहीं किया था। इसने होली के त्योहार को एक राजनीतिक उत्सव बना दिया और पूरे महल में होली का त्योहार मनाया गया। इसने न केवल अकेले होली का त्योहार मनाया, बल्कि जो अन्य हिंदू शासक हैं, जो अधिकारी हैं, उनको भी अपने महल में आमंत्रित किया और उन सब के साथ मिलकर इसने होली के त्योहार को मनाया था। राजकीय स्तर पर होली का त्योहार मनाया गया, शाही महल में रंग खेला गया और तुगलक के दरबार में जितने भी आम लोग हैं उनको होली के त्योहार में शामिल किया गया। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि होली के त्योहार को राजकीय स्तर पर मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म की परंपराओं को भी मान्यता देता है, हिंदू संस्कृति का भी सम्मान करता है। इसके अलावा अन्य भी जो धर्म है उनको भी यह सम्मान की दृष्टि से देखता है। इससे जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, जो कल्चरल ट्रांसफर है, वह हमको देखने को मिलता है। क्योंकि इसकी इस भावना से जो हिंदू मुस्लिम एकता है और जो हिंदू मुस्लिम कल्चर है वह आपस में मिलता है, जिससे सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ता है, समाज में एक तरह से शांति व्यवस्था कायम होती है। तो यह भी हमको एक पक्ष देखना होगा मोहम्मद बिन तुगलक का। तो इस तरह से हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक बंगाल के क्षेत्र में आक्रमण करता है, नगरकोट पर आक्रमण करता है, उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति भी हम देखते हैं। होली के त्योहार को वह कैसे राजकीय स्तर पर मनाता है यह भी हम देख पाते हैं। तो इन सारे वीडियो से जो हमने इतने डिटेल में किए हैं मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित, शायद आप मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित वह सारी चीजें जान चुके हैं जिनका परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। हमने बहुत डिटेल से इस पूरे टॉपिक को कवर किया है, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि जब इस टॉपिक को आप ठीक से समझ जाएंगे तो इसके बाद जब आप मुगल काल पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, तो उसे समझने में आपको बहुत आसानी होगी। और जब इसको समझने के बाद मुगल काल अच्छे से समझ जाएंगे, आधुनिक भारत जो है वह भी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि जब आप समाज की पूरी संरचना को ठीक से समझेंगे, एक तो राजा की जो नीति है वह आप समझेंगे, दूसरे जो आम जनमानस है उनकी भावना को भी आप ठीक से समझेंगे, तब जाकर आप इतिहास को ठीक से समझ पाएंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।